जय हिंद। मैं इनामुल हसन स्वागत करता हूं पॉलिटी मंत्रा पे। पिछले कुछ दिनों से एक टॉपिक जो काफ़ी भारतीय मीडिया में और फिर हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर में और फिर इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, जिसका नाम है एससीओ। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संगठन है और जिसका शिखर सम्मेलन हाल फिलहाल में चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। जहाँ पर अगर शिखर सम्मेलन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है इनके जो सदस्य राष्ट्र है उनके सारे जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र प्रमुख होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष कह सकते हैं हम, जो वो इसमें शामिल हुए और इसके सदस्य भारत भी है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल हुए। चूँकि ये संगठन बहुत पुराना है, करीब 2 दशक पुराना हम कह सकते हैं, तो इस संगठन के बारे में उस तरह से बातें पिछले कुछ सालों से पिछले सालों मतलब कि इस साल को इस सम्मेलन को अगर हम छोड़ दें तो उस तरह से बातें नहीं होती थी, उस तरह से चर्चाएँ नहीं होती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या ख़ास है कि इस संगठन के बारे में काफ़ी चर्चाएँ हुई और जैसे ये चर्चाएँ होने लगती है तो फिर हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए इनके सारे पहलू को जानना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिर हम शुरू करते हैं, हम इस चैप्टर के टॉपिक के बारे में पढ़ना और फिर हम चूँकि ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, चूँकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा। ये इस बार की जो संगठन इस बार के शिखर सम्मेलन जो चीन में हुआ पिछले कुछ दिन पहले, तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा और चर्चा में रहा तो फिर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात ये है कि चूँकि ये संगठन में भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है और इसके जो निर्णय का प्रभाव भारत पे भी पड़ता है, तो फिर इस हिसाब से हमारे लिए इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। और ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र के इसके जो सदस्य राष्ट्र है मोस्टली हमारे पड़ोसी राष्ट्र है, तो ऐसे में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इस संगठन में ऐसे 3 प्रमुख बाकी तो बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे, लेकिन 3 प्रमुख राष्ट्र जो वर्तमान की भू राजनीतिक ऐसी है कि अमेरिका के जो लगभग सभी राष्ट्र है उसके जो टैरिफ से ग्रसित है, उसमें जो 3 महत्वपूर्ण राष्ट्र हम कह सकते हैं कौन-कौन? भारत, रूस और चीन। ये दोनों जो है ये तीनों राष्ट्र के जो राष्ट्र अध्यक्ष है इसमें आकर के मिले, एक दूसरे से बातें किए और फिर एक दूसरे की सहयोग की बात भी हुई, यानी सकारात्मक बात हुई, सकारात्मक पक्ष में बात हुई। तो ऐसे में फिर इनको लेकर के जो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके भी वक्तव्य आए कि जो भी बातें हो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से ये पूरे की पूरे हम कह सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका और भारत के मीडिया में ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो फिर इस बार तो इसके लिए इसलिए ये हमारे लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये ज़्यादा संभावना इस बन जाता है कि इससे प्रश्न चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या क्या कहते हैं हम यूँ कह सकते हैं मुख्य परीक्षा हो, उसमें आने की जो है बन जाती है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि इस एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग और संगठन, यानी अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो शंघाई का शंघाई होगा और सहयोग का कॉपरेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ शंघाई सहयोग संगठन। यहाँ पर एक शब्द हमें देखने को मिलता है शंघाई। ये एक्चुअली एक चीन की एक शहर है और उसी के नाम पे इस संगठन का नाम शंघाई सहयोग संगठन पड़ा है। अब ऐसे अमूमन एक साधारण सी अगर हम बात करें तो किसी भी संगठन चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो,
उनके जो नाम होते हैं ना वो बेसिकली उनके राष्ट्रों के नाम पे होते हैं या उस क्षेत्र के नाम पे होते हैं। जैसे मान के चलते हैं ब्रिक्स के नाम करते हैं या समूह के नाम पे G20 की बात करते हैं, सार्क की हम बात करते हैं। तो इस तरह से एक किसी भी एक पर्टिकुलर उसके जो सदस्य देश है उनके किसी शहर या उस देश के नाम पर ऐसे संगठन का नाम सुनने को हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है, ये एक एक्सेप्शन केस है, अगर ऐसा है तो हमारे अंदर ये फीलिंग हो सकती है, हमारे अंदर ये भावनात्मक रूप से ये देखने को हमें थोड़ा बहुत जो है जहन में आएगा कि अगर संघाई का नाम यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि इस संगठन पे जो है इस संगठन पे कि चीन का दबदबा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे दूसरे संगठन है उसी तरीका से ये भी संगठन आपसी सहयोग पे चलते हैं, आपसी निर्णय पे चलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ में संघाई आया कहाँ से, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। 1990 में के बाद यूएसएसआर जिसे हम सोवियत रूस के नाम से जानते थे, आप इसके बारे में इतिहास की बुक में पढ़े होंगे। सोवियत 1990 के बाद इसका विघटन हो गया, हम कह सकते हैं कि ये टूट गए, कई राष्ट्रों में टूट गए। और उन राष्ट्रों में के जो कुछ राष्ट्र है जो उनके जो बॉर्डर है, उनके जो राष्ट्र के जो सीमा है वो चीन से लगता है। यानी कि यहाँ पर जो राष्ट्र थे, इनके राष्ट्र के जो कुछ जो ये यूएसएसआर के जो राष्ट्र यूएसएसआर जो विघटित हुआ, कई राष्ट्रों में बटा, तो कुछ राष्ट्र के जो सीमा है वो चीन से लगता था। तो और अगर हम बात करें कि किन राष्ट्रों के, तो आज उनमें हम उस राष्ट्र को मध्य एशिया के नाम से जानते हैं, मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्तमान के जो मध्य एशिया के राष्ट्र है उनमें से कुछ राष्ट्रों का सीमा चीन के जो है सीमा से चीन लगता था। तो ऐसे में चीन के सीमा के जो है क्या कहते हैं, जब राष्ट्र नई राष्ट्र बना तो फिर उनके जो सीमा संबंधित जो समस्या उत्पन्न हुई, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए चीन के संघाई शहर में 5 राष्ट्र की जो है सम्मेलन हुआ, 5 राष्ट्र आए और इस समस्या को सुलझाने की प्रयास किया, जिसमें चीन था। उसके बाद यूएसएसआर से रूस जो बहुत बड़ा राष्ट्र था, जो मुख्य राष्ट्र हम कह सकते हैं, बड़े क्षेत्र उसके पास रहा, तो रूस आया। और फिर मध्य एशिया के 3 राष्ट्र यानी कि कजाकिस्तान, फिर उसके बाद किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अगर आप इस तीनों कंट्री का नाम याद रखना चाहते हैं तो आप इसका शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं, KKT, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर 2 राष्ट्र से, चूंकि इन्हीं तीनों राष्ट्र से इनके चीन के जो बॉर्डर जो लगता है, तो ये 5 यानी टोटल क्या हो गए 5। ये 5 राष्ट्र चीन के संघाई शहर में जो है बॉर्डर संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए जो है बैठक किए और फिर उस समय इसका जो नाम पड़ा था संघाई 5 के नाम से ये जाना गया। हम क्या उसमें क्या सॉल्यूशन निकला उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये चीज आगे बढ़ता गया और फिर 2001 और 2003 1 और 3 2 साल जो 2 ईस्वी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय इसके 2001 में एक राष्ट्र जिसका नाम था उज़्बेकिस्तान
पाकिस्तान, ये भी इसमें शामिल हुए, यानी इनके भी सदस्य हो गए किसके, संघाई 5 के। तो वैसे अगर एक और हो गया तो ये 6 होना चाहिए, संघाई 6, लेकिन इसी समय इसका नाम पड़ गया, रखा गया संघाई सहयोग संगठन। और ये संघाई सहयोग संगठन 2003 से प्रभावशाली होने लगा, यानी 2003 से नियमित रूप से ये अपना जो उद्देश्य था इसका, इन उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कौन कौन सदस्य राष्ट्र हैं। तो 5 1 6 हो गया, 6 के बाद जो है 2017 में 2 राष्ट्र और शामिल हो गए, जिसका नाम है भारत और प्लस पाकिस्तान। और फिर 2023 में ईरान, और फिर 2024 में बेलारूस। तो हम एक तरह से यहाँ कह सकते हैं कि सबसे जो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में लेटेस्ट में कौन सा राष्ट्र जो है क्या कहते हैं सबसे बाद में शामिल हुआ, तो बेलारूस 2023 में। भारत कब शामिल हुआ, 2017 में। तो इस तरह से उधर हो गए 6 7 8 9 10, यानी कि एससीओ में वर्तमान में कुल 10 सदस्य राष्ट्र शामिल है। तो हम यहाँ तक देख लिए कि एससीओ का जो अस्तित्व में आने का कैसे अस्तित्व में आया, और इनके जो सदस्य राष्ट्र है वो किस तरह से इसमें शामिल होता गया। तो आप एक बार अगर चाहे तो फिर वीडियो को पॉज करके उसको दोहरा सकते हैं कि सबसे पहले रूस और चीन जो है, और उसके बाद मध्य एशिया के 3 राष्ट्र केटी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। फिर उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान, और 2023 में ईरान, और 24 में बेलारूस। इसमें इस तरह से कुल इसके 10 सदस्य राष्ट्र हैं। और फिर ये राष्ट्र के जो प्रमुख है, इसके शिखर सम्मेलन जब होता है प्रत्येक साल, तो उसमें भाग लेते हैं और चीज़ों को जो उनके जो थीम होते हैं उस हिसाब से उसमें उसके एजेंडा पास होते हैं। चलिए, इनका जो वैसे तो प्रत्येक साल कुछ न कुछ बातें पे चीज़ों पे बातें होती है, डिस्कशन होता है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य क्या है एससीओ का, मुख्य उद्देश्य एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कह सकते हैं चूंकि ये क्षेत्रीय के रूप में सामने आया था, क्षेत्रीय चीज़ों को सुलझाने के लिए अस्तित्व में आया था, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए अस्तित्व में आया, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय सुरक्षा स्थापित करना, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि क्षेत्र में शांति स्थापित हो, उसके लिए ये सामूहिक प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि चूंकि फिर इसमें देखें कि इसने बॉर्डर संबंधित जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने की कोशिश किया और आपसी बातचीत से सॉल्व किया, इसका तो मुख्य उद्देश्य यही था। तो हम कह सकते हैं कि एक और इसका उद्देश्य हो सकता है कि सीमा पे जो राष्ट्र के सीमा है, सीमा पर जो है सैन्य गतिविधि को कम करना, और जब सैन्य गतिविधि कम हो जाए तो फिर उस में जो खर्च आने वाले खर्च है उस खर्च में कमी आएगी, और फिर वो जो धन बचेंगे उसको राष्ट्र अपने आर्थिक उन्नति करने में लगाएंगे। फिर ठीक है, उसके बाद जो है एक और बात यहाँ पे हम इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आतंकवाद से जो लड़ने में आतंकवाद से निपटने में सामूहिक प्रयास करना, सामूहिक
प्रयास करना, जो भी बातें होगी सामूहिक, चूंकि एक संगठन है, सभी इसके सदस्य है, चूंकि उसकी बातें जो होती है उसके जो नियम कायदे होंगे उस हिसाब से वो, अगर कोई भी राष्ट्र को अगर सदस्य बनना है तो उसके नियम कायदे को फॉलो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो फिर इनके सामूहिक जितने भी कार्य होते हैं, तो वो जितने भी उद्देश्य है इसका, उसमें उसके सामूहिक प्रयास होंगे। तो इन सामूहिक प्रयास में हम मुख्य 3 प्रयास को देखते हैं, जो इनके पहला क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जो जो क्षेत्र के अंदर जितने भी राष्ट्रीय सदस्य इसके हैं, बेलारूस को छोड़ करके अगर आप देखें मैप में, तो ऑब्वियसली सारे के सारे राष्ट्र एक ही जगह नजर आते हैं, एक आसपास ही नजर आते हैं। और फिर सीमा पर सैन्य गतिविधि को कम करना, जो आपसी बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसको जो है, चूंकि उसी उद्देश्य से इसका जो स्थापना हुआ था, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि बॉर्डर पे जो भी सिचुएशन आएगी उसको आपसी तालमेल से, आपसी बातचीत से उसका समाधान निकालना, और आतंकवाद से जो लड़ने की जो प्रयास होंगे वो सामूहिक होंगे, ये इसका उद्देश्य है। और इन्हीं उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इन्हीं उद्देश्य को क्षेत्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करना, आतंकवाद से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने के उद्देश्य से ही इन्होंने रैट्स नामक जो है एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया, जिसका जो है अगर हम इसका फुल फॉर्म देख ले तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। रैट्स मतलब क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो रीजनल यानी क्षेत्रीय, सुरक्षा, एंटी टेररिस्ट, एंटी यानी टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ने के लिए स्ट्रक्चर बना है, और ताकि इससे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो क्षेत्रीय सुरक्षा है वो सुनिश्चित की करे, और आतंकवाद से निपटने में जो है ये एक तरह से इसके जो इसके अंतर जो भी जो सैनिक होंगे, जो भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होंगे, वो सभी देश के सामूहिक रूप में जो आए होंगे, मतलब सभी देश के सदस्य देशों के सैनिक होंगे इसके अंतर्गत। तो ये आपसी सहयोग से ही इन चीजों को पूरा करने की। तो हम यहाँ भी इसके उद्देश्य दे सकते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मुख्य उद्देश्य के अंदर इन्होंने जो रैट्स की जो स्थापना की, रैट्स स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका मुख्य उद्देश्य लग रहा है इसके बातों से कि इन्होंने इस जो एंटी टेररिस्ट यानी टेररिस्ट की जो आतंकवाद गतिविधि हो उसको रोकने में सामूहिक प्रयास करेंगे, और उसके लिए रैट्स। आप एक चीज और देख ले, अगर हो सकते इसका, उसे तो पता नहीं लेकिन फिर भी देख ले, इसका जो हेड क्वार्टर है वो ताशकंद में है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद। आपको याद होगा ताशकंद के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री जी से कनेक्टेड है ताशकंद। और अगर हम एससीओ की बात करें तो एससीओ का जो हेड क्वार्टर है वो चीन के बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पे है? बीजिंग में है, चीन के बीजिंग, चीन के जो राजधानी है बीजिंग, वहां पर एससीओ का हेड क्वार्टर है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत ने इनका सदस्यता ले ली, भारत भी इनके जो है शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो भारत का क्या हित है? क्योंकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो कहावत है कि किसी के साथ परमानेंट ये जो है दोस्ती नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? ये परमानेंट इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अपन किसी के इंटरेस्ट पे ये नहीं संबंध स्थापित होते हैं, जबकि अपने राष्ट्र के हित की स्थिति पे संबंध स्थापित। चूंकि वर्तमान का जो स्थिति है कि अमेरिका भारत पे जबरदस्त 50% क्या कहते हैं टैरिफ लगाया, ताकि भारत उसके तरफ उसके बातों पे चले, लेकिन जो उन्होंने कंडीशन रखा कि रूस से जो आप सस्ते तेल आयात करते उसको रोके। लेकिन चूंकि भारत का सीधा सा स्टेटमेंट है कि हम अपने जो लोगों के लिए, राष्ट्र हित के लिए कदम उठाए हुए हैं, और इस बात पे हम आपके बातों पे नहीं चलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है किसी का कोई नहीं होता, अपने राष्ट्र का हित आगे होता है, और राष्ट्र का हित भारत ने आगे रख करके निर्णय लिया है।
तो कहीं ना कहीं अगर एससीओ में आकर के भारतीय प्रधानमंत्री आए और जो बातें उन्होंने रखा, उस बात पे जो सहमति बनी कि जो पहलगांव अटैक हुआ था और फिर उसको जो है उस पे उस प्रस्ताव पे सभी ने उसका निंदा किया। तो एक तरह से इस संगठन में कहीं न कहीं भारत जो है एक प्लेटफॉर्म भारत को उपलब्ध कराएगा। चलिए देखते हैं क्या-क्या हित जुड़ा हुआ भारत का। तो एससीओ से भारत के क्या-क्या हित जुड़ा हुआ से भारत का हित, यानी भारत का अगर हित ना होता तो फिर भारत एससीओ से क्यों कनेक्ट होते, क्यों इस तरह से जो है इसके शिखर सम्मेलन में या ये कह सकते हैं कि सदस्यता ग्रहण करते। तो हम पहला बात ये कह सकते हैं कि एससीओ भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, चूंकि आपको पता है कि भारत, चीन और पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ भारत का जो है उस तरह से नहीं दोस्तियाना बात हो पा रही थी पिछले कुछ साल से। अब बहुत क्लोज, पिछले हफ्ते जब से एससीओ का संगठन हुआ तो बहुत हम चीज़ों को भुला रहे हैं, क्योंकि चीन जो है हमारे भारतीय संप्रभुता क्षेत्र पे जो है बहुत सारे क्षेत्र को, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश हो या फिर क्या कहते हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र है जिसको वो अपना मानते हैं। और फिर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान टेररिस्ट आतंकवादी गतिविधि से भारत को हमेशा परेशान करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में भारत का जो है भारत के इन दोनों के बीच पाकिस्तान और चीन और पाकिस्तान, भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच उस तरह से जो है आपसी तेल तालमेल नहीं बैठ पा रही है, उस तरह से उसके साथ दोस्तियाना यानी अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। चूंकि इन दोनों के बीच तनाव है, भारत चीन और भारत पाकिस्तान पे, तो तनाव को जो सुलझाने के प्रयास तो कोई करते नहीं। चूंकि हम अपने अगर हम समाज में भी बात करें कि दो लोगों से आपसी तनाव है और आपसी, चूंकि हम एक क्लोज में बहुत नज़दीक है, तो ऑब्वियसली आपसी तनाव बनता ही है। और ऐसे में कोई थर्ड पार्टी आकर के हमारे बीच के जो तनाव है, मनमुटाव, उसको ना सॉल्व करे तो ये और लंबे समय तक आगे बढ़ता जाएगा। और फिर कोई अगर आकर के इन चीज़ों को सॉल्व करने के बीच में मध्यस्थता स्थापित करे कि दोनों को आपसी जो भी गलती या जो भी चूक हुए उनको दूर करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने की प्रयास करवाए, तो ऐसे में फिर रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है। तो ये जो है एससीओ भारत और को एक ऐसा मंच स्थापित करता है जहां पर अपनी जो बातें हैं, चाहे चीन के जो गलती है उसको गिनाने के लिए या पाकिस्तान का जो दुस्साहस है उसको बताने के लिए, वो एक ऐसा मंच उपलब्ध करता है जहां पर सभी देश जो है इनके बारे में फिर थोड़े बहुत हम कह सकते हैं कि अगर वो वहाँ पर बातें करते हैं तो वो देश इनको साथ देंगे। जैसे 2025 के जो शिखर सम्मेलन में भी ऐसी बात हुई, जब पहलगांव अटैक पे जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें की या प्रस्ताव रखा, तो उस पर सभी देशों ने इसकी निंदा की कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एससीओ का जो उद्देश्य भी है क्षेत्रीय शांति स्थापित करना, उसके अंतर्गत चूंकि हम आतंकवाद की जो चाहे किसी भी रूप का हो चाहे किसी भी देश पे हो, उसके हम पूरी तरीक़ा से खुला निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए एक यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है ताकि हम उस पे जो हमारे जो भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातें होती है, डिस्प्यूट है, उनको समाधान सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। फिर अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर वे में कि हमारा जो एससीओ के साथ संबंध अगर अच्छी है तो एससीओ सदस्य के भी साथ संबंध अच्छी होती है। तो हम ये देखें कि भारत, अगर हम चीन की बात करें, चीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, आप अगर पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं तो आपको एक डेटा मिलेगा कि रेयर अर्थ के बारे में आप पढ़ेंगे, रेयर अर्थ तत्व, एलिमेंट के बारे में आप पढ़ते होंगे। ये एक ऐसा तत्व है जो रेयर मात्रा में मिलता है और आज की टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक हो या सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, माइक्रोचिप्स की बात किया जाए, तो उसमें इनका इस्तेमाल होता है।
और फिर ऐसे में ये चीन जो है इस 90% जो विश्व का रेयर अर्थ का जो उत्पादन करता है उसका पकड़ चीन पे है। तो भारत को इसके बहुत ज़रूरी भी है। तो ऐसे में चीन से हमारे लिए जो है रेयर अर्थ की उपलब्धता सुनिश्चित होगा एससीओ के जरिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रूस से। रूस की, चूंकि आप रूस के बाद जो सामने आता है तो फिर कहना क्या है, रूस हमें ऐसे ऐसे समय पर हमारे साथ दिए हैं जब दुनिया के बहुत सारे देश, जिसे हम सुपर पावर अमेरिका भी कहते हैं, वो भी हमारे अगेंस्ट था। आप याद करें 1971 के युद्ध की बात करें, हमारा जो फूड सिक्योरिटी जो अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट जो है भारतीयों को जो 80% भारतीय 80 करोड़ भारतीयों को खिलाते हैं, उस वो एक समय था जो हमारे पास 2 वक्त के लिए खाने पे मोहताज थे। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया कहीं न कहीं रूस के सहयोग से आया। फिर उसके बाद हम आज की वर्तमान की स्थिति में भी हम देखते हैं कि रूस हमें अन्य देशों के मुकाबले सस्ते में पेट्रोलियम ऊर्जा सुनिश्चित करते हैं, मतलब उपलब्ध करवाते हैं। और चूंकि रूस ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध है, और फिर क्या कहते हैं हम S-400 मिसाइल की बात करें, रूस या जो हमारा सैन्य गतिविधि में जो भी चीज़ इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं मिसाइल हो या लड़ाकू विमान हो, वो भी हम रूस से आयात करते हैं। तो इस तरह से रूस हमें एक अच्छा जो है सहयोग करता देश हमारे लिए है। उसके बाद हम बात करें मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की, मध्य एशिया की। क्योंकि मध्य एशिया में 5 राष्ट्र हैं और उनमें से 4 राष्ट्र इनके सदस्य हैं। 4 राष्ट्र इनके सदस्य हैं। मध्य एशिया आने वाले समय में मध्य एशिया ऊर्जा के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध राष्ट्र है, क्योंकि उनके पास उस तरह से आर्थिक स्थिति नहीं है और उस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल नहीं है जो उनका वो यूज कर सके। तो ऐसे में आने वाले समय में ये चीज़ इसके लिए जब उनके पास वैसी समृद्धि आएगी तो वो उसका यूज़ करेंगे। और फिर भारत हमेशा से, भारत की जो तादाद ऐसे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ऊर्जा की जो डिमांड है, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे नेचुरल गैस हो, तो उनकी सप्लाई हमें, उनकी जो पूर्ति हमें मध्य एशिया से देखने को मिलेगा। मध्य एशिया से आसानी से उपलब्ध हो सकता है अगर इसके साथ हमारा रिश्ता जो है एससीओ के द्वारा हो या डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हो या एससीओ के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो हमें सुनिश्चित होंगे यानी मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं ईरान की, ईरान चूंकि भारत का पाकिस्तान के साथ हमेशा तनावपूर्ण माहौल रहता है, ऐसे में मध्य एशिया में एंट्री के लिए जो है कोई रास्ता बचता नहीं है। तो जो ईरान है वो हमारे लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। वहाँ के जो बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, क्योंकि भारत वो अपने भारत उसको डेवलप कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से फिर हम मध्य एशिया में एंट्री करने के लिए हमारे लिए आसानी होगी। तो ऐसे में ईरान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में हम इनको देखते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो हमारा हित जो है एससीओ के जरिए काफ़ी है। तो ऐसे में एससीओ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।